नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। किसानों के मुद्दों और शंकाओं का समाधान बातचीत से ही संभव। किसान दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने प्रगतिशील किसानों से की मुलाकात। खेती को और अधिक लाभदायक बनाने पर दिया जोर। कहा, कृषि पर ही आधारित है देश की खाद्य सुरक्षा और प्रगति। कृषि क्षेत्र और किसानों की बेहतरी के लिए जारी रहेंगे सुधार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, विभिन्न योजनाओं के जरिए कृषि क्षेत्र की कमियां हो रही हैं दूर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी किस्त के तहत 9 करोड़ किसानों के खाते में शुक्रवार को जमा होंगे 18,000 करोड़ रुपए। एससी छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए से अधिक की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया स्वागत। कैबिनेट ने फिल्म जगत से जुड़ी 5 मीडिया यूनिट्स के विलय का भी लिया अहम फैसला। डीटीएच सेवाओं से जुड़े दिशा निर्देशों में संशोधन। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनाव में बीजेपी को बड़ी कामयाबी। 75 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी पार्टी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और रविशंकर प्रसाद ने बताया लोकतंत्र और स्थानीय लोगों की जीत। 7 दलों के गुपकार गठबंधन को 100 से ज्यादा सीटें। और देश में कोविड के कुल मामलों में सक्रिय मामलों की संख्या 3% से भी कम। 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 10,000 से नीचे सक्रिय मामलों की तादाद। रिकवरी दर बढ़कर 95.69%। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि किसानों के मुद्दों और शंकाओं के समाधान के लिए बातचीत ही रास्ता है। किसान दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने हैदराबाद में किसानों से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषि को टिकाऊ और लाभदायक बनाने की जरूरत है, क्योंकि खाद्य सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति कृषि से जुड़ी हुई है। कोविड महामारी के दौरान भी खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन करने के लिए उपराष्ट्रपति ने किसानों की तारीफ की। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किसान दिवस के मौके पर हैदराबाद में अपने आवास पर किसानों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसानों की ओर से उठाए गए मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है। उन्होंने कहा, सरकार पहले ही ये कह चुकी है कि वो किसान संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार है। The youth of the country, they should be attracted towards agriculture. The government of India, state government, they are doing their best, but still, unless people also totally cooperate, will not succeed. With regard to other issues, because I am not into politics, I don't want to talk politics and about these agitations and all. The only thing is, I feel that any issue has to be sorted out through dialogue. There is no other way other than dialogue. Farmers' issues, or for that matter, any issues of our sections of the society, the dialogue is the way forward. One must have dialogue from time to time. Government also should always be ready for dialogue, and also any organization, including farmers' organization, they must be ready for dialogue. किसानों के साथ संवाद में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति कृषि के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए कृषि को संरक्षित और टिकाऊ लाभदायक बनाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कई पहल की है। उन्होंने पैदावार बढ़ाने और कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उपराष्ट्रपति ने फसल विविधीकरण, जैविक खेती और पोषण से भरपूर किस्मों को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। Agriculture is our basic culture.
India's future is linked with agriculture because first thing for any human being is food. So for food, you need to have food security. Farmers are the people who produce food. And now, of late, it is not only the question of food, it is a question of producing protein food and eating protein food. Protein food, protein paddy or wheat alone will not suffice. Then we have to diversify the crops also. Then go for new varieties which will yield more crop and also result in making agriculture viable. That is the purpose. उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज सुविधा, परिवहन और विपणन तंत्र, पर्याप्त बुनियादी ढांचा तैयार करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। साथ ही किसानों को अतिरिक्त आमदनी के साधन खोजने का भी उपराष्ट्रपति ने आह्वान किया। इस मौके पर किसानों ने उपराष्ट्रपति के साथ कृषि क्षेत्र को लेकर अपने अनुभव साझा किए। On this day of Kisan Divas, I thought of interacting with some of the progressive farmers who are into organic or natural farming and know their experience, the result they are getting for the new experiments, and also the problems. That's the purpose of inviting all of you today. Very happy that you have come here. किसानों ने बताया कि उन्हें जैविक और प्राकृतिक खेती के साथ बेहतर और उच्च पैदावार मिल रही है। उन्होंने कहा कि पारंपरिक खेती को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाने के बाद कम लागत पर अधिक पैदावार से उनके लाभ में भी इजाफा हुआ है। इस मुलाकात के मौके पर पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और रायथू नेष्ठाम के संपादक येदलापति वेंकटेश्वर राव भी उपस्थित रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कृषि क्षेत्र और किसानों की बेहतरी के लिए हमने कुछ सुधार किए हैं और भविष्य में भी और सुधार लाएंगे। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कृषि के क्षेत्र की कमियों को दूर कर रही है। इससे किसानों को फायदा होगा और यह सुनिश्चित होगा कि उन्हें सही कीमत मिले। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड कवर में 1 करोड़ से अधिक किसानों को लेकर आई है और पिछले 8 महीनों में किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। अभी तक 6 लाख करोड़ रुपए का ऋण प्रवाह किसानी के क्षेत्र में होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको बढ़ाकर 15 लाख करोड़ रुपया किया। मोदी जी के इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए 1 करोड़ से अधिक नए किसानों को केसीसी के कवर के अंतर्गत लाए और उसके आधार पर उनको 1 लाख करोड़ रुपया इन 8 महीने के भीतर किसानों को देने का काम किया। यह भी हम लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है। बाकी कृषि सुधार की दृष्टि से, एमएसपी को भी परिमार्जित करने की दृष्टि से बहुत सारी बातें हम सब लोगों के मन में भी हैं, किसान नेताओं के मन में भी हैं, किसानों के मन में भी हैं। निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि कुछ सुधार हुए हैं और अभी बहुत सारे सुधार आने वाले कल में कृषि के क्षेत्र में किए जाने हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर एक वर्चुअल समारोह में 9 करोड़ किसानों को उनके खाते में 18,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री 6 अलग-अलग राज्यों के किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। 25 दिसंबर को जब सुशासन दिवस है, उस दिन 9 करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर 2 घंटे के भीतर 9 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। किसान दिवस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से बातचीत की पेशकश पर विचार करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन कृषि सुधार कानूनों की भावना को समझें और प्रावधानों पर आपत्ति को सरकार के सामने रखें। सरकार समाधान निकालने के लिए तैयार है।
मैं पूरी तरह आशावान हूं कि हमारे किसान यूनियंस चर्चा करेंगे और हमने जो उनको आग्रह किया है सरकार की ओर से कि वो सरकार के प्रस्ताव पर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं, उस प्रस्ताव पर क्या जोड़ना चाहते हैं, क्या घटाना चाहते हैं, वो हमको बताएंगे और कब उनको सुविधा है वार्ता करने के लिए वो तारीख और समय हमें बताएंगे। तो भारत सरकार पूरी तरह वार्ता के लिए उनके साथ तैयार है। कि मेरी प्रार्थना किसानों से, किसान यूनियन से है कि वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझें, उसके प्रावधानों को समझें और अगर उन्हें कोई आपत्ति है तो जरूर सरकार को अवगत कराएं। सरकार किसान की हर समस्या पर विचार करने के लिए खुले मन से तैयार है और मुझे आशा है कि हम लोग समाधान की दिशा में बहुत ईमानदारी पूर्वक बढ़ेंगे और रास्ता निकलेगा, क्योंकि इतिहास इस बात का साक्षी है। किसान दिवस पर आज देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के अवसर पर उनकी पावन स्मृति को नमन करता हूं। उपराष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि किसान दिवस पर अन्नदाता किसान भाइयों को कृतज्ञ नमन, उनकी स्वाभाविक उद्यमिता को प्रणाम। उपराष्ट्रपति ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एक बेदाग छवि वाले महान नेता थे और आजीवन किसानों की भलाई के लिए कार्य करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जीवन भर गांव और किसानों के विकास के प्रति समर्पित रहे, जिसके लिए सदैव उनका स्मरण किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने जीवन पर्यंत देश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य किया। उनका संघर्ष और सादगीपूर्ण जीवन हमें सदैव मार्गदर्शित करता रहेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि उनकी स्मृति में आज का दिन किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो देशवासियों द्वारा अन्नदाताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि किसानों ने देश की खुशहाली में अभूतपूर्व योगदान दिया है। उनके अथक परिश्रम का अभिनंदन। चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम किया था। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे और उससे पहले दूसरे मंत्रालयों का कार्यभार भी संभाला। चौधरी चरण सिंह को किसानों की आवाज बुलंद करने वाले नेता के तौर पर याद किया जाता है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना योगदान दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की योजना को व्यापक बदलावों के साथ मंजूरी दी गई है। इसमें अगले 5 साल में 4 करोड़ से अधिक अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को फायदा होगा और उनकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इस स्कीम के तहत छात्रों को वित्तीय सहायता डीबीटी मोड के माध्यम से की जाएगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने जानकारी दी कि मंत्रिमंडल ने 59,048 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी दी है, जिसमें से केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी और बाकी राशि राज्य सरकारों की ओर से खर्च की जाएगी।
इस स्कीम में 60% केंद्र का अंश छात्रों के बैंक खातों में डीबीटी मोड के माध्यम से जारी किया जाएगा। अनुमान है कि 1,36,00,000 ऐसे सबसे गरीब छात्र जो वर्तमान में 10वीं कक्षा के बाद अपनी शिक्षा को जारी नहीं रख सकते हैं, उन्हें फायदा होगा। ऐसे छात्रों को एक अभियान चलाकर अगले 5 वर्षों में उच्चतर शिक्षा प्रणाली के तहत लाया जाएगा। ये छात्रवृत्ति देने का प्रावधान जो किया है वो 60-40 का 3 साल का एवरेज निकालेंगे और उसमें जो धनराशि आएगी उसका 60% केंद्र देगा और 40% राज्य लगाएगा। ये 5 साल के लिए लागू रहेगा और हर साल 5% धनराशि की बढ़ोतरी की जाएगी और वो बढ़ोतरी के मान से 5वें साल में जाकर के करीब हम 6,000 करोड़ रुपए एक साल के देना प्रारंभ करेंगे। 5 साल का एवरेज हमने निकाला है, 59,000 करोड़ की राशि इस पर खर्च होगी। उसमें से केंद्र का हिस्सा 35,534 करोड़ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिमंडल के फैसले पर ट्वीट किया है कि मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति पर आज लिए गए कैबिनेट के फैसले से एससी समुदायों से संबंधित युवाओं के लिए अधिक शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित होगी। हमारे युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता और सस्ती शिक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र है। वहीं फिल्मों से संबंधित सरकारी संस्थाओं का विलय करके एक ही संस्था में इसे बदला जाएगा। फिल्म डिवीजन, फिल्म समारोह निदेशालय, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के साथ विलय को मंजूरी दी गई है। इनके अब तक किए जा रहे सभी कार्यों को मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ एनएफडीसी करेगा। एक निगम के अंतर्गत फिल्म मीडिया इकाइयों के विलय से विभिन्न कार्यों के बीच एकरूपता आएगी। साथ ही बुनियादी ढांचे और मानव शक्ति का बेहतर और प्रभावी उपयोग हो सकेगा। इससे कार्यों का दोहराव कम करने में मदद मिलेगी। फिल्म्स डिवीजन, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी, नेशनल फिल्म आर्काइव्स, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल, इन चारों संस्थाओं का एनएफडीसी में विलय करने का निर्णय हुआ है। सभी जो काम चल रहे हैं, यानी जो फिल्म डिवीजन काम कर रही है, जो चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी काम कर रही है, जो डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल काम कर रहा है, जो एनएफआई काम कर रहा है, वो सारे काम चलते रहेंगे, वो नहीं बंद होंगे। संस्था जो अलग अलग थी उसके जगह एक संस्था होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में डायरेक्ट टू होम सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस हासिल करने के लिए दिशा निर्देश में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसमें डीटीएच के लिए लाइसेंस वर्तमान 10 साल की जगह 20 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा। लाइसेंस शुल्क को जीआर के 10% से एजीआर के 8% तक संशोधित किया गया है। दसवीं पास करने के बाद आउट ऑफ 90 लाख वहीं जीआर से जीएसटी को घटाकर एजीआर की गणना की जाएगी। वहीं लाइसेंस शुल्क वर्तमान में वार्षिक आधार के स्थान पर अब त्रैमासिक आधार पर इकट्ठा किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के जिला विकास परिषद की 280 सीटों के लिए हुए चुनाव में 75 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 67 सीटें जीतकर दूसरे स्थान पर रही, जबकि 50 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार कामयाब रहे हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को 27 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 26 सीटों पर सफलता मिली है। जेएनके अपनी पार्टी ने 12 सीटें जीती हैं, सीपीएम को 5 और जेएनके पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 8 सीटें मिली हैं। जेकेपीएम को 3 सीटों पर सफलता मिली है, जबकि जेएनके नेशनल पैंथर्स पार्टी और पीडीएफ को 2-2 सीटों पर कामयाबी मिली है। बहुजन समाज पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की है।
जो 278 नुमाइंदे हमारे नए बने हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के, इंडिपेंडेंट्स बहुत सारे आए हैं, इसमें इलेक्शन जीत के आए हैं। मैं इन सबको बधाई देता हूं। ये बड़े बधाई के पात्र हैं। जम्मू कश्मीर के जो स्टेज पे हमारी इस समय डेवलपमेंट चल रही है, उसके बीच में ये नई गवर्नमेंट का बढ़ना बड़ा ज़रूरी है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए एक तरीके से पूरी एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई। जैसे ही जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने लॉ में ये चेंजेस लाई और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का ये आया, तो बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन रही है लोगों की। वहीं पार्टी की जीत पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोगों का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हुए डीडीसी चुनाव में पार्टी को मिली जीत लोकतंत्र और आशा की जीत है। जम्मू कश्मीर में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चुनाव हुए हैं, वो चुनाव को अगर हम 2-3 शब्दों में कहें तो लोकतंत्र की जीत है, जम्मू कश्मीर के अवाम की जीत है, आशा की जीत है, विक्ट्री ऑफ होप। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कश्मीर के लिए सोचा, भविष्य के लिए, उस सोच की जीत है। कश्मीर में घाटी में कमल खिला है, कश्मीर में हर जगह बिजली पहुंच गई है, पानी पहुंचा है। ये राष्ट्रपति शासन, केंद्र के सहयोग से आज डेवलपमेंट वहां पहुंचा है। हम लोग भी जाते हैं, देखते हैं, आप भी जाके देखते हैं। तो लोगों ने वर्षों के बाद मरकज का पैसा पंचायत में पहुंचा है, मरकज मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, और काम हुआ है। तब इसके कारण लोगों की लोकतंत्र में आस्था पनपी है। हमें भी मान के चलना होगा कि कुछ जगहों में जमात में कुछ बुनियादी कमजोरियां हैं, कुछ जगहों में जहां हम उम्मीद कर रहे थे कि हम कामयाब होंगे, हम वहां सीट नहीं निकाल पाए। तो हमारे पास मौका है जमात को मजबूत करने का, क्योंकि जमात है तो सब कुछ है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद चुनाव के नतीजों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के लोगों का धन्यवाद किया है। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली बार आयोजित हुए ये डीडीसी चुनाव इसकी गवाही है। इन चुनाव में सामूहिक भागीदारी लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को दर्शाती है। आगामी आम बजट को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्री बजट बैठकों का सिलसिला पूरा हो गया है। वर्चुअल माध्यम से हुई 15 अलग अलग बैठकों में 9 हितधारक समूहों के 170 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक में राजकोषीय नीति, कराधान, बीमा, स्वास्थ्य और शिक्षा बजट, सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, मेड इन इंडिया उत्पादों, सार्वजनिक वितरण तंत्र समेत अनेक मुद्दों पर सरकार को सुझाव दिए गए। प्रतिभागियों ने कोविड महामारी की वजह से उत्पन्न हुई स्थिति का सामना करने और 2020-21 की दूसरी तिमाही में आर्थिक विकास में मजबूत सुधार के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित रहेंगे। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 में इसकी स्थापना की थी। मई 1951 में संसद के अधिनियम के जरिए विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था।
बात कोविड अपडेट की। भारत में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर 95.69% हो गई है, जबकि संक्रमित मरीजों के मामले 164 दिनों बाद 3 लाख से नीचे आ गए हैं। वर्तमान में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 2,82,000 के करीब पहुंच गया है। देश में कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों में कमी आ रही है। दैनिक रिकवरी में इजाफा और नए मामलों में कमी आने की वजह से रोगियों की संख्या तेजी से घट रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में रिकवरी दर 95.69% तक पहुंच गई है और स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,63,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल देश भर में 23,950 नए केस सामने आए हैं, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,99,00,000 हो गई है। बीते एक दिन में 26,895 मरीज स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामले घटकर 2,89,000 हो गए हैं। देश में कुल सक्रिय मामले 2.86% रह गए हैं। फिलहाल देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो बाकी दुनिया की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,46,444 हो गई है। ICMR के मुताबिक देश में मंगलवार को 10,98,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। इसके साथ ही अब तक कुल 16,42,68,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और चलते चलते एक बार फिर आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।